हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के अंतर्गत जो हमारा प्रश्न बनता है, उन प्रश्नों को ही आधार बनाकर मैं आप लोगों को द्विवेदी युग पढ़ा रही हूँ। तो द्विवेदी युग से जो प्रश्न पूछा जाता है वह अक्सर यह होता है कि द्विवेदी युग या द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। क्या पूछा जाता है कि द्विवेदी युगीन साहित्य की काव्य प्रवृत्तियों या उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उस युग की साहित्य या उस युग के काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका विवेचन कीजिए। ये विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां कि उस युग के काव्य में या उस युग के काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि द्विवेदी युग जो था वह एक परिवर्तन का युग था और इस युग के जो प्रवर्तक पुरुष माने गए हैं वे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वे थे महान शक्ति के प्रतीक जिन्होंने साहित्य के प्रत्येक विधाओं को अद्भुत बल प्रदान किया। उनके द्वारा संपादित जो पत्रिका थी वह थी सरस्वती, जो अपने आप में एक संस्था मानी गई है और उन्होंने अपनी इस पत्रिका के माध्यम से नए कवियों को, नए साहित्यकारों को यह अवसर प्रदान किया कि वे हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ नया कर सके। तो उनकी गद्य शैली, उन्होंने भाषा संस्कार का कार्य किया। उन्होंने भाषा को स्थिरता प्रदान की है और व्याकरण को क्या किया, व्याकरण सुधारा। उन्होंने व्याकरण की त्रुटियों को दूर करके उन्हें स्थिर रूप प्रदान किया। तो इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के अंतर्गत, इस युग के साहित्य के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और यही कारण है कि यह पूरा युग जो है द्विवेदी युग के नाम से विख्यात हो गया। तो द्विवेदी युग की क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इसे हम एक बार देख लें। देशभक्ति की भावना पहली प्रवृत्ति है, विशेषता। दूसरी है सामाजिक सुधार। तीसरा है वर्ण विषयों की विविधता। चौथा है प्रकृति चित्रण। पांचवा है हास्य व्यंग का काव्य। छठा है देश का अतीत गौरव और संस्कृति का चित्रण। सातवां अनुवाद कार्य। आठवां काव्य रूपों में विविधता और नौवां है भाषा संस्कार। तो चलिए अब मैं इन काव्य प्रवृत्तियों का जो है अलग अलग से उसकी विवेचना करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पहले की तरह फिर से आज यह बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं उसे लिखकर प्रस्तुत किया है। लिखने का उद्देश्य यही है कि अगर मैं आपको यूं ही समझा देती तो आपको अभी तो तुरंत लगेगा कि सब समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, कुछ क्षण बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैंने आपके सामने जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को लिखकर प्रस्तुत किया है। आप जो है पूरे वीडियो को खूब अच्छी तरह से ध्यान से सुने, देखें। उसके बाद ही आप यह कोशिश अवश्य करिए कि जैसे मैंने आपको लिखकर बतलाया है आप भी वैसे ही अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि लिखना जो होता है वह अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे कोई शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं, आपकी राइटिंग, आपकी लिखावट कैसे अच्छी हो। आप जितना लिखेंगे आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आप शब्दों को सीखेंगे, शब्दों का ज्ञान होगा। आपकी लिखने में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ जो है वह कम हो जाएगी। धीरे धीरे सही आप लिख सकेंगे और लिखने से क्या होता है, आपके हृदय और दिमाग यानी मन और बुद्धि
दोनों के साथ वह शब्द जो है ना वो जुड़ जाता है, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो जब लिख रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान जो होता है, आपकी शक्ति जो होती है वो लिखने में होती है। आप लिखते हैं उस शब्द को कैसे लिखा जाता है, तो इसलिए लिखना अत्यंत आवश्यक है। जब आप लिखेंगे तो आपको वो शब्द भी याद होता है, पूरा विषय भी याद हो जाता है। तो चलिए आरंभ करती हूँ द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत मैंने सबसे पहले आपको जो बताया है वह है देशभक्ति की भावना। मैं आपको पहले पढ़कर सुना देती हूँ, फिर समझाती हूँ। देखिए, इस काल के प्रत्येक कवि ने देश प्रेम से संबंधित कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। इस युग की कविता की राष्ट्रीय भावना जातीयता पर आधारित थी। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास हिंदी भाषा के गौरव ग्रंथ हैं। कहने का मतलब यह है कि इस युग के जो भी कवि हुए थे उन्होंने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में देशभक्ति से संबंधित बातों का उल्लेख किया है। उदाहरण में मैथिली शरण गुप्त का साकेत है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास है। तो ऐसा क्यों? इन्होंने देशभक्ति की बातों का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि इसका कारण यह था कि यह साहित्य जब लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था। लोग अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए, विदेशी दास्ता को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए इनके साहित्य में जो है देशभक्ति की भावना जो है दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। दूसरी जो विशेषता है वह है सामाजिक सुधार। देखिए, द्विवेदी युग के कवियों ने सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक पाखंडों की तीव्र आलोचना की है। इन्होंने अछूतोद्वार, सामाजिक कुरीतियों और कुलीनता आदि पर व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह आदि विषयों का प्रबल समर्थन इनकी कविताओं में हुआ है। तो समाज सुधार, क्योंकि द्विवेदी युग से पहले ही हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य में या पूरे भारतवर्ष में एक युग था नवजागरण, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, हम भारतवासियों के अंदर भी यह जागृति आई थी कि हमें अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए हमें समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना होगा, आपसी मतभेदों को भुलाना होगा, जाति पाति भेदभाव को अपने दिमाग से, हृदय से निकाल देना होगा। हम जब एक होंगे तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ सकेगा और हम अंग्रेजों के दास्ता से बाहर निकल पाएंगे। तो उस समय की रचनाओं में जो है सामाजिक सुधार की भावना देखने को मिलती है। और स्त्री शिक्षा, क्योंकि अगर देश को गुलामी के बंधन से मुक्त कराना है तो उसमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक पूरा देश एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेगा तब तक हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ हमारे देश में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जैसे विधवाओं का सती प्रथा चल रहा था, तो इसका भी विरोध हम देखते हैं। इसलिए विधवा पुनर्विवाह का जो है यहाँ पर बात कही गई है। तो इस तरह जो सामाजिक सुधार की भावना जो है इस युग के साहित्य में दिखलाई पड़ती है। इसके साथ ही मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में जहाँ वर्तमान दशा पर करुण आंसू बहाए गए, वहाँ उसमें अतीत का हर्षोत्फुल्ल गान है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना भारत भारती है वहाँ भी वर्तमान देश की वर्तमान दशा पर जो है दुख प्रकट किया गया है, लेकिन अतीत के प्रति जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छा उनके अतीत के गौरव का वर्णन हम देखते हैं। अगली विशेषता है वर्ण विषयों की विविधता। देखिए, द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार मिलता है। इसका कारण यह है कि आचार्य द्विवेदी ने अपने निबंध कवि कर्तव्य में कविता के वर्ण विषय का व्यापकत्व स्थापित किया। परिणाम यह हुआ कि जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनने लगे, जैसे परोपकार, मुरली, कृषक, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, पुस्तक, प्रेम, बालक, मूढ़, कपूत, ग्राम, गौरव इत्यादि विविध विषयों में कविता में लिया जाता था। इस प्रकार अनेक छोटे छोटे साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गई। तो वर्ण विषयों की विविधता का अर्थ क्या हो रहा है कि जो कविताओं में जो वर्णन किया जा रहा है उसमें विषय जो थे बहुत तरह के थे। विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी गई, विभिन्न विषयों पर रचनाएं लिखी गई। साधारण से साधारण वस्तुओं पर भी, साधारण से साधारण पदार्थ पर भी कविताएं लिखी गई। जैसा कि
हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि आचार्य द्विवेदी ने अपना जो निबंध था क्या था, कवि कर्तव्य में ये बताया था कि कविता का जो वर्ण विषय जो है वो व्यापक रूप से होना चाहिए। किसी राजा महाराजा पर ही सिर्फ कविता नहीं होनी चाहिए, किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग या आदिकाल में अधिकांश कवि जो थे वो क्या थे, राजा महाराजाओं की प्रशंसा में रचनाएं लिखा करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि द्विवेदी युग में ऐसी भावनाओं का जो है अंत किया गया और एक नई भावना हमारे कवियों में देखने को मिलती है कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर, जैसे परोपकार, कृषक, मुरली, ऋष्या, निद्रा, ऐसे ग्राम, गौरव इत्यादि विभिन्न विषयों को, साधारण से साधारण विषयों पर भी उन्होंने, छोटे से छोटे विषयों पर भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी गई। द्विवेदी युग की अगली विशेषता जो है वह है प्रकृति चित्रण। देखिए, द्विवेदी युग में प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता मानकर उसका चित्रण किया गया है। कवियों की दृष्टि प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर गई। इस प्रकार प्रकृति इस युग की कविता का प्रधान वर्ण विषय बन गई। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल सिंह, गिरिधर शर्मा आदि के काव्य में प्रकृति का मनोहारी चित्रण मिलता है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर की सुषमा का वर्णन करते हुए लिखा है, प्रकृति जहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश क्षणिक, छवि छिन्न छिन्न आरती। तो प्रकृति चित्रण के अंतर्गत क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि रीतिकाल में जो प्रकृति चित्रण हुए थे उनमें प्रकृति का उद्दीपन रूप ज़्यादा मिलता है। लेकिन द्विवेदी युग में प्रकृति को एक स्वतंत्र सत्ता माना गया है, प्रकृति को इतना महत्व दिया गया, एक स्वतंत्र सत्ता मानकर उसका चित्रण किया गया है। और इस प्रकार जो है कविता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रकृति जो है एक प्रमुख वर्ण विषय बनकर रह गई, वर्ण विषय बनी। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद जो है गोपाल सिंह नीरज हैं, गिरिधर शर्मा है आदि के काव्य में जो हम लोग क्या देखते हैं, प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण मिलता है। और श्रीधर पाठक के जो कश्मीर सुषमा में जो है कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसका एक उदाहरण भी हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इसे भी आप याद करके अवश्य लिखेंगे। अब चलिए अगले विशेषता में, हास्य व्यंग का काव्य। तो क्या है, द्विवेदी युग में जो भी हास्य व्यंगपूर्ण काव्य लिखा गया है वह संयत तथा मर्यादित है। हास्य और व्यंग के विषय सामाजिक कुरीतियों, धर्माडंबर, गिरावट तथा व्यभिचार है। तो द्विवेदी युग में जैसे विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी गई है, वैसे हास्य व्यंग से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई है। लेकिन हास्य व्यंग जो रचनाएं लिखी गई है वो बहुत ही संयम और मर्यादित ढंग से लिखी गई है। उसमें कहीं भी ओछापन नहीं देखते हैं, कहीं भी उसमें जो है। और हास्य व्यंग का क्या विषय था, सामाजिक कुरीतियाँ और धर्माडंबर और गिरावट और व्यभिचार, इन पर उन्होंने क्या किया है, व्यंग किया है। अगली जो विशेषता है वह है देश का अतीत, गौरव और संस्कृति। द्विवेदी युग के कवियों ने अतीत के दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान तथा समृद्धि सबका विशद गान किया है। कवि ने अतीत के गौरव का स्मरण कराकर वर्तमान के निर्माण का उत्साह भरना चाहा है। कवि कहते हैं, संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की। तो देखिए, द्विवेदी युग का साहित्य जो था, उस साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने उसके काव्य में या रचनाओं में देशभक्ति की भावना मिलती है। तो देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए हमें अपने अतीत को जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने अतीत, हमारा जो गौरवशाली अतीत कैसा रहा या हमारे देश का गौरव कैसा था। तो इसीलिए इन कवियों ने अपनी रचनाओं में देश के अतीत के गौरव का, उस समय की संस्कृति का जो है वर्णन किया है। और क्या किया है, ताकि जो है हम सब जो है आने वाले समय के लिए अपने अंदर उत्साह भर के अपने समय को, अपने देश को अच्छा बना सकें। तो उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए कि हमारी आज जो इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, किंतु हम अतीत में ऐसे नहीं थे। हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा है। जब हम इस बात को जानेंगे तब हम आज की जो वर्तमान दयनीय स्थिति है इससे निकलने की कोशिश करेंगे। तो इन कवियों का यही प्रयास था कि वर्तमान परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, वर्तमान में जो गुलामी की दास्ता है, अंग्रेज़ों का जो
पराधीनता की जो बेड़ी हम पर हुई है उससे उसे तोड़ने के लिए हमें अपने गौरवशाली अतीत को जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी तो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए संग्राम कर सकते हैं। तो उस समय जो अशिक्षा का प्रसार हो गया था, जो देश में अशिक्षा थी, बहुत तरह का मिथ्याडंबर बाह्याडंबर फैल गया था, तो ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए हमें अपने अतीत को जानना अत्यंत आवश्यक थी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, कि हम लोग सबसे पहले, क्योंकि कहा जाता है कि वेद की रचना जो है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, वेद है, और वेद की रचना जो है हमारे भारतवर्ष में ही हुई है। तो इस सत्य को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक तो हम अपने आप को अशिक्षित मान रहे हैं। तो हमें तो इस सत्य को जानना पड़ेगा कि हमारे देश का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। तो इसलिए इन कवियों ने अतीत के गौरवशाली अतीत और संस्कृति का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। अगली जो विशेषता है वह है अनुवाद कार्य। देखिए, इस युग में देसी तथा विदेशी भाषाओं की रचनाओं का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद हुआ। यद्यपि आचार्य द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का उद्देश्य था हिंदी भाषा को समृद्ध बनाना। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त के काव्य मेघनाद वध का सुंदर अनुवाद किया। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी, ट्रैवलर का श्रांत पथिक और डिजर्टेड विलेज का उजाड़ ग्राम के रूप में सुंदर अनुवाद किया। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए अथक प्रयास किया। क्योंकि उनकी जो पत्रिका थी सरस्वती, उनके माध्यम से उन्होंने नए नए कवियों को अवसर दिया, नए साहित्यकारों को अवसर प्रदान किया कि वे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कुछ नया करे, कुछ अच्छा करे, हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाए। और स्वयं आचार्य द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि हिंदी भाषा जो है किसी अन्य भाषा से परहेज नहीं करती है। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग बहुत ही सहज रूप से हो सकता है, सिर्फ उसे लिखने की जो शैली होगी वह देवनागरी होगी। जैसे हम हिंदी में लिख रहे हैं कुछ वाक्य, जहाँ यह लिखना है कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई छात्र बच्चे स्कूल जा रहे हैं लिख देता है तो वो गलत नहीं होगा। वह गलत तब होगा जब हम स्कूल को अंग्रेजी SCHOOL ये लिख देते हैं, तब गलत होगा। लेकिन अगर उसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा। इससे क्या हुआ कि हमारे हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा जो है वो और समृद्ध होती गई। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का हम मेल देखते हैं। इसलिए कहा जाता है हिंदी भाषा गंगा की तरह है। जो जैसे गंगा सहायक नदी को लेकर के समुद्र में मिलती है ना, अथाह समुद्र में मिल जाती, ठीक हिंदी भाषा भी वैसी ही है, जो एक समुद्र की तरह हो जाती है अंत में। इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसीलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद के कार्य को विशेष महत्व दिया, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध का अनुवाद किया हिंदी में। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के जो थे हर्मिट का एकांतवासी योगी और ट्रैवलर का श्रांत पथिक और डिजर्टेड विलेज का उजाड़ ग्राम के रूप में अनुवाद किया। इससे क्या हुआ, हमारा साहित्य समृद्ध हो गया, हमारी भाषा समृद्ध हुई। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा के विकास में काफ़ी योगदान हम देखते हैं। अगली विशेषता जो है काव्य रूपों में विविधता। देखिए, इस युग में प्रबंध काव्य, खंड काव्य, प्रगीत, मुक्तकों का प्रणयन हुआ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, साकेत जैसा राम काव्य इसी युग में लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रंग में भंग, जयद्रथ वध, सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित मौर्य विजय, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन आदि खंड काव्य इस युग की कृतियां हैं। तो काव्य रूपों में विविधता। काव्य रूप का अर्थ होता है जैसे काव्य के कितने सारे रूप हैं, जैसे काव्य के प्रबंध काव्य रूप हैं, मुक्तक काव्य रूप हैं, गीत काव्य हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में जो है
काव्य रूपों में विविधता देखने मिलती है, यानी कि हर तरह के काव्य जो है यहाँ लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप इन्होंने बताया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। देखिए, इसे याद रखना है आपको। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रिय प्रवास किसका लिखा हुआ है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है, ये भी मैंने उल्लेख कर दिया पहले। राम काव्य जो है इसी युग में लिखा गया। इसके साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त ने रंग में भंग, जयद्रथ बध, सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित मौर्य विजय, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन आदि खंड काव्य है। यानी रंग में भंग, जयद्रथ बध और मौर्य विजय मिलन आदि क्या है? खंड काव्य है। ये सब इसी युग में लिखे गए। यहाँ पर आपको कवि और उसकी रचनाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वे कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं, साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, उसे हिंदी साहित्य से कोई मतलब नहीं है, ये तो परीक्षा में पास करने के लिए सिर्फ पढ़ना है। तो ये अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ आपके विज्ञान और कॉमर्स के सब्जेक्ट से तो प्रश्न पूछे जाएंगे ही, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के जो प्रश्न होते हैं वो आपके हिंदी से भी रहता है। तो वहाँ पर कवि और उनकी रचनाओं को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यह समय है जब आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो अच्छी तरह से पढ़िए, खूब ध्यान लगा के पढ़िए, कवि और उनकी रचनाओं के नाम को भी याद कर लिया कीजिए। अगला जो है वह है भाषा संस्कार। तो द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई। मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। इस युग में खड़ी बोली परिपक्व तथा परिमार्जित हुई। इस युग में खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत प्रयोग पर अधिक बल दिया गया, वाक्य विन्यास को शुद्ध किया गया और विभक्तियों के संबंध में अपने विचार प्रकट किए गए। तो भाषा संस्कार जो है वो इस युग की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। जैसा मैंने आपको बार बार बताया, पहले भी बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी खड़ी बोली के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया है। उन्होंने अथक प्रयास किया है कि हिंदी भाषा समृद्ध बने, हिंदी भाषा परिमार्जित हो, हिंदी भाषा जो है सब कोई समझ सके, बोल सके, इसका प्रयोग लोग अधिक से अधिक कर सके, इस पर उन्होंने विशेष बल दिया है। और इस युग में जब मैथिली शरण गुप्त ने जो भारत भारती लिखा खड़ी बोली हिंदी में, तो वो तो विजय भारती बन गई, यानी उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली। और इस प्रकार जो है इस युग में खड़ी बोली को काफ़ी परिपक्व परिमार्जित बनाया गया। इस युग में खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत प्रयोग पर बल दिया गया है, वाक्य विन्यास यानी वाक्य की जो बनावट होती है उसको शुद्ध किया गया है, और विभक्तियों के संबंध में भी उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां जो है समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है कि आप प्रश्न का उत्तर जब लिखेंगे परीक्षा में, तो क्या सारे प्रवृत्तियों को लिख डालेंगे या इसमें से कुछ एक प्रमुख को? तो देखिए, द्विवेदी युग की हर प्रवृत्तियां ही प्रमुख है, लेकिन आपको सभी याद कर लेना है। किस लिए याद करना है? आपके जानकारी के लिए, आपके अपने जानकारी के लिए आपको सब याद रखना है। लेकिन जैसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यदि आपको पूछा जाता है प्रश्न में कि द्विवेदी युग की 5 प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखें, तो आप इसमें से जो आपको अच्छी तरह से याद हो उससे ही आप लिखें। अगर आपसे सीधे सीधे ये सवाल किया जाता है द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, तो आप कम से कम ये प्रश्न कितने मार्क्स का है इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यदि आपका यह प्रश्न 5 नंबर का है तो आपको इतने सारे प्रवृत्तियों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें से कम 6 प्रवृत्तियां अवश्य लिखें। अगर आप 6 से एक ज़्यादा लिख सकते हैं, 7 प्रवृत्तियां, तो भी आप लिख सकें। लेकिन अगर आपका यह प्रश्न 10 नंबर का आता है तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको ध्यान में रख कर के आप अपना उत्तर लिखेंगे। कहीं कहीं प्रश्नों के बारे में जब कहा जाता है तो आप देखते होंगे
कि कहीं कहीं पर शब्दों का उल्लेख होता है कि प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है, 150 शब्दों में देना है। तो आप इसका भी ध्यान अवश्य रखें। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट अवश्य करें और मुझसे अपने सवाल अवश्य पूछें ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं और मुझे भी ये समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। छायावाद के प्रवृत्तियों के साथ एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।